नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। हम सब लोग लंबा भी जीना चाहते हैं और अच्छा भी जीना चाहते हैं और जीने के साथ साथ खुशी भी चाहते हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं और उनसे जो मेरी बातचीत है वो इसी विषय को लेकर होगी। और आप इसको मैं निवेदन करूंगा कि पूरा सुनिएगा। अगर अभी छोड़ना है तो अभी छोड़ के निकल जाइएगा अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अदरवाइज आखिरी तक सुनिएगा और इसको और लोगों के साथ भी साझा कीजिएगा। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर शैलेंद्र व्यास। डॉक्टर शैलेंद्र व्यास ने एमएससी की है और पीएचडी है और साथ साथ डॉक्टर शैलेंद्र व्यास एक कंपनी है बायो हेवन 360 जेनोटेक, उसके सीईओ और फाउंडर है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जो बात मैंने कही लॉन्जिविटी की, ये क्या चीज है? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जब मैं पढ़ रहा था तो। जी देखिए, एक्चुअल में लॉन्जेविटी का मतलब अगर मैं सीधा कहूं तो लंबी आयु, पर अभी क्यों ये इसका जो है कि ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वर्ड, या ज्यादा लोग इस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। तो विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पे कि एज्ड पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। भारत तो अभी युवा देश है, यंग पॉपुलेशन बहुत है, पर कभी न कभी ये पॉपुलेशन आगे जाके एज करेगी। और अनुमान जो यूनाइटेड नेशंस का है वो ये है कि करीब 2050 तक जाते जाते 25 साल बाद पूरे विश्व में 60 साल से ऊपर जो है वो करीब 500 करोड़ की आबादी हो जाएगी। और भारत में जो है करीब 35 करोड़ जो है वो उस तरह के लोग जो हैं 50 और 60 आयु से अधिक उनकी एज हो जाएगी। तो हमें बेसिकली एक देश के अंदर एज्ड पॉपुलेशन बर्डन ना बन जाए, तो उसके लिए आज से काम करना शुरू किया। इसलिए लॉन्जेविटी वाला कॉन्सेप्ट एकदम से पॉपुलर होना शुरू हुआ। काम तो पहले भी होता था, पहले दूसरे वर्ड होते थे जैसे एंटी एजिंग। मैं उसको अच्छा नहीं मानता भी। एंटी एजिंग तो होनी है, देखिए जिसका जन्म हुआ है नश्वर शरीर है, उसकी डेथ होनी है अवश्य। पर इतनी साइंटिफिक एडवांसमेंट के बावजूद भी हम 100 साल एक तो नहीं जी पा रहे। दूसरा, यदि हम जीते जी अगर हम सफरिंग में ज्यादा जी रहे हैं कि रोज कहीं कोई पीड़ा हो रही है, कहीं कोई किसी को ऑपरेशन हो रहा है, कहीं सर्जरी हो रही है, डायलिसिस हो रहा है, तो जिसको कहते हैं हम कंट्रीब्यूट तो नहीं कर पा रहे हैं, रादर एक बर्डन बन गए सोसाइटी के ऊपर, फैमिली के ऊपर। तो ऐसा जीवन ना हो, तो लॉन्जेविटी को आज की तारीख में जो डिफाइन किया जाता है उसको हम कहते हैं हेल्दी एजिंग। और यूनाइटेड नेशंस ने 2020 से 2030 इस दशक को जो है डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग एंड लॉन्जेविटी इस तरह से नाम दिया, ताकि भविष्य में जो एजिंग पॉपुलेशन जनरेट हो रही है वो सफरिंग फ्री हो सके। 100 साल अपने, जिसको कहते हैं कि भी आदमी अपनी आयु जो है शतायु हो, दीर्घायु हो। भारत में तो कॉन्सेप्ट चिरंजीवी वाला भी है, इच्छा मृत्यु का भी है, भीष्म को हुआ था। तो वो अपना एक अच्छी आयु हेल्थ के साथ जी पाए, ये कॉन्सेप्ट है लॉन्जेविटी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करूंगा, अभी तो हिंदुस्तान के उसी पे बात करता हूँ लेके हमारे जो देश में, मतलब जितने तरह के पॉल्यूशन होंगे सारे अवेलेबल हैं हमारे पास। बीमारियां भी ऑलमोस्ट सभी तरह की हैं, और कुछ ऐसी होंगी जो हम नहीं ढूंढ पा रहे होंगे तो अभी ईजाद हो जाएंगी थोड़े समय पर। आपको ऐसा लगता है इस सब माहौल में जहां इतना सब कुछ है, लॉन्जिविटी सस्टेन कर पाएगी, या उसका कुछ मतलब लॉन्जिविटी जैसे आप भी कह रहे हैं कि हेल्दी, लंबा जीने से ज्यादा हेल्दी रहना भी उतना इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि ये संभव होगा? देखिए, ये कृत्रिम जो हमने एक एनवायरनमेंट बना दिया है मानव गतिविधियों में, ह्यूमन एक्टिविटीज थी, इसलिए ये सब चीजें हुई हैं। पोल्यूशन है, हमें उसी के साथ रहना है। हम एफर्ट्स करेंगे रिड्यूस हो, चीजें वापस से दूसरी दिशा में जाए। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं कि भाई एक्टिविटीज भी होती रहे, ग्रोथ भी हो, डेवलपमेंट भी हो, साथ में हम एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। पोल्यूशन है सब जगह, हवा में है, पानी में है, जो हम अन्न खा रहे हैं वो इतना ज्यादा। मैं जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, हमने इतना ज्यादा अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड डाले, वो अल्टीमेटली हमारी फूड चेन में आ गया और वो रह रहा है। तो ये चैलेंजेस तो हैं और रहेंगे, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आज कई लोग जो हैं, सारे लोग ऐसा तो नहीं जल्दी जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो लंबी आयु तक जी रहे हैं, इसी माहौल में जी रहे हैं। कुछ मैं
चूंकि मेडिकल प्रोफेशनल्स से डिस्कस करता रहता तो कुछ तो कहते हैं कि भी आपको जैसे जीन्स विरासत में मिल गए, भी आपके माता पिता से जो आपको मिल गया, तो वो अगर अच्छे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, आप खूब मजे करिए। उनको आप कैसा मेंटेन करते हैं अपनी लाइफस्टाइल, अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, एक लेथार्जिक एक्टिविटी एक नहीं है, डेफिनेटली डूइंग समथिंग एवरी डे, तो आप उसको मेंटेन करते हैं, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी है। परंतु एक और इसमें मैं बायोलॉजिकली एक उसका एंगल देखता हूं कि जो ह्यूमन बॉडी बनी है वो इतनी, जिसको मैं कहता हूं कि नेचर का इतना बेस्ट क्रिएशन है। भाई हमारा एक शरीर जो शुरू होता है वो एक सेल से शुरू होता है, एक स्पर्म और एग के फ्यूजन से पहली सेल बनती है। बट जैसे जैसे शरीर ग्रो होता है, कहीं पे आंख बन रही है, कहीं बाल बन रहे हैं, कहीं नाक बन रही है, तो अंदर बैठा एक डीएनए जो है वो कोड उसके पास सारा लिखा हुआ है, वो डिसाइड करता है कि कब कहां पे कौन सा जीन एक्सप्रेस होना है और उसके हिसाब से क्या परिवर्तन आने चाहिए। कोविड आया, अभी इन्फेक्शन था, कुछ लोग जल्दी उसको झेल नहीं पाए, कुछ लोग जो है उसको झेल के आगे बढ़ गए, कुछ लोग को हल्का इन्फेक्शन हुआ बट वो उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था तो आगे बढ़ गए। तो हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है वो इतना, जिसको कहते हैं कि वेल डिफाइंड है और वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है। जरूरत क्या है उसको उस ट्रेनिंग में रखने की, कि जैसे कहते हैं भैया आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन तो किताबें सारी है बट आप पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं आएगी। ऐसे ही हमारे पास में भी वो पूरे टूल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, भगवान ने बना के, नेचर ने बना के दिए हैं, वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बट थोड़ा सा आपको अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमारी चीज़ें जो है हम जो खान पीन है उसको ठीक रखना पड़ेगा, हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं डेली जो हैं वो होती रहें। तो जिस माहौल में है वो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि भी इस माहौल में कैसे हम लॉन्जेविटी की बात कर सकते हैं, पर मेरा इसका जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि अगर हम एफर्ट्स करेंगे तो हमारी बॉडी जो है इन सिस्टम्स को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ने में सक्षम है। और चूंकि ये लॉन्जेविटी का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि भी सारे लोग जो हर क्षेत्र में काम करना है, ये सिर्फ साइंस या मेडिकल की ही बात नहीं कर रहे हैं, इसमें फिलोसोफर्स हैं, इसमें सोशल लोग जुड़े हुए, इकोनॉमिक्स के लोग जुड़े हुए हैं। हर आदमी ये चाह रहा है कि भी जिस तरीके से भी हो सके हम सफरिंग फ्री वर्ल्ड बना पाए, हेल्दी एजिंग लोगों की हो, आगे बढ़ पाए, उसके लिए सारे एफर्ट्स हो रहे हैं। और ये जो डिकेड है इसमें सारे लोग जिसको कहते हैं कंसर्टेड एफर्ट्स एक साथ करने का प्रयास करें। उसमें एनवायरनमेंट को ठीक करने का भी जरूरी है, फूड को हम आजकल ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया है, पानी की क्लीनिंग, वाटर फ्री पोल्यूशन। आज की तारीख में हम पेस्टिसाइड्स को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है कि कितना हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो और इसको तो अब चूंकि कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने की, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उससे लिंक होगा, तो एफर्ट्स उस डायरेक्शन में भी। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं, जापान में ऐसे कुछ शहर हैं, मेरे ख्याल उनको ब्लू जोन्स बोलते हैं अगर मैं वहाँ पर लोगों की एज जो है वो काफ़ी अच्छी और लंबी होती है। और इनफैक्ट एक जापानीज बुक भी है, इकागाई, द सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, हैप्पी वर्ड उसमें स्पेशली है। तो क्या वहाँ की वो जगहों में कुछ खास बात? देखिए, इकिगाई बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि आपको अपने जीवन में कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, एक जीवन में एक उद्देश्य के साथ आप चलें और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अपने जीवन में वो जो सकारात्मक परिवर्तन है, चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूं अच्छा द्वेष रहित बात करूंगा, कुछ हेल्प चाहिए तो दूसरे ने करे, कम्युनिटी जिसको सर्विस कहते हैं, हम एक एनवायरनमेंट में अपनी रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज कर देंगे तो हम एक अच्छे एनवायरनमेंट का क्रिएशन कर सकते हैं। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है। उसमें एक ओकिनावा जो जगह है जिसको उन्होंने ब्लू जोन कहा, वैसे विश्व में 4-5 ब्लू जोन जो है, ये जो पाश्चात्य जो स्टडी करते हैं उन्होंने क्लासिफाई किया है। भारत की दृष्टि से मैं देखूं तो ठीक है, ब्लू जोन्स बहुत जो है रेलेवेंट है, क्योंकि वहां पे स्टडीज ये बताती हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन वो कहती है कि लोग ज्यादा लंबी आयु जी रहे हैं। भारत में भगवत गीता जो है, इकिगाई क्या कहता है, पर्पस होना चाहिए। भगवत गीता क्या कहती है, वो भी यही कहती है कि भाई आप अपने जीवन में पर्पस, वो पर्पस भी बताती, पर्पस क्या है हमारा कि धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करनी है।
और धर्म ये कोई पंथ नहीं है, मैं पंथ और धर्म को अलग मानता हूँ। धर्म हमें धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम, इस तरह से हमारे 10 जो लक्षण है उसकी बात करते हैं। उनको बचाने के लिए आपको कर्म करना है। तो मतलब एक राइटफुल वे में अपने अच्छे जीवन को, जो हमारे जीवन की जो प्रणाली है उसके लिए हमें कर्म करना है, वो हमारा इकिगाई है। और उसमें पर्यावरण का भी सम्मिलन है। वो ये कहते हैं कि आप जहां रह रहे हैं, एक तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस कर दीजिए, क्यों आडंबर क्रिएट करना, जितना हो उतनी ही आवश्यकता अनुसार अपना, जिसको कहते हैं ना कि जरूरत को बढ़ाया जाए, सिमेट के रखिए उसको। भारत में ये कॉन्सेप्ट सनातन से चला आ रहा है। और वो ये, अब मैंने तो अपने बच्चों में देखा कि कोई एक चीज हमारे घर में अगर आती है तो अब तो खैर बहुत कपड़े भी हो गए, पहले तो कपड़े भी लिमिटेड होते थे। कोई एक चीज आई है तो वो जब तक उसका एंड यूज बदल बदल के वहां तक नहीं पहुंच जाता। मैं तो मिट्टी का घड़ा देखता था, तो मिट्टी का घड़ा जब टूट जाता तो उसको तोड़ के उसमें मिट्टी का कोई पौधा लगा दिया था। तो मतलब ये पर्यावरण के हिसाब से रहना है। और जो ब्लू जोन्स की आपने बात कही है, भारत में भी ये कॉन्सेप्ट पहले से था। और आज की तारीख में बताऊं आपको, जो हम इकोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा सब्जेक्ट रहा है इकोलॉजी, उसमें सेक्रेड ग्रूव्स वाला एक कॉन्सेप्ट होता था। आपने देखा होगा कि जहां पे ऋषि महर्षि या जो आश्रम बनाते थे, उस जगह की एक अलग आभा होती थी। वहां पे बहुत अच्छे घने वृक्ष, छायादार वृक्ष, ठंडक रहती थी, पानी का एक वातावरण रहता था। तो भारत में ऐसे कई सेक्रेड ग्रूव्स बने। वो इसलिए बनाए जाते थे ताकि वहां पे संरक्षण हो सके पर्यावरण का, जानवरों का संरक्षण हो, पानी का संरक्षण हो सके, पेड़ पौधों को नहीं काटा जाए। तो इसीलिए हमने पेड़ों को धर्म के साथ में जोड़ दिया, आपके पूजा पद्धति के, धर्म नहीं कहूंगा, पंथ के साथ जोड़ दिया कि आपकी पद्धति में उनको काटा ना जाए। नीम लगाने का हमने काम किया, आम लगाने का किया, पीपल नहीं काटेंगे। तो ये सेक्रेड ग्रूव्स आर इक्विवेलेंट टू द मॉडर्न ब्लू जोन्स। और भारत में करीब करीब 13,000 सेक्रेड ग्रूव्स आज की तारीख में जो है वो क्लासिफाइड हैं और डॉक्यूमेंटेड। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कुर्ग, औरोविले, इससे कुछ नाम है। राजस्थान में आपको मिल जाएंगे। आप भी दिल्ली के आसपास देखते हैं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कि ऋषि मुनिया मंदिर बने हुए हैं, उन जगहों की आभा अलग है, वो अनक्लासिफाइड सीक्रेट ग्रूव्स हैं। तो ब्लू जोन्स वही हैं और इकिगाई हमारे जीवन का उद्देश्य देते हैं। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट आजकल सुनने को आता है, मेडिसिन 4, मेडिसिन 3, 2, 1 पहले थे। ये क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है? जी देखिए, मेडिसिन 1, 2, 3, 4 तो जैसे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वैसे कि पहले 1 आया, 2 आया, तो ऐसे जैसे एडवांसमेंट होते गए वैसे ही उनको क्लासिफाई कर दिया गया है। मेडिसिन में भी शुरुआत में जो था कि जो मेडिकल की पढ़ाई करते थे वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे डेटा का इकट्ठा कर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेटा इकट्ठा करती थी कि कहाँ पे कौन सा एपिडेमिक है, पैंडेमिक कौन सा है, कहाँ कौन सी बीमारियां चल रही है, उनके लिए क्या योजना बनानी चाहिए। भारत में पोलियो था तो पोलियो के निवारण के लिए योजना बननी चाहिए। टीबी है तो टीबी के उन्मूलन के लिए हमें काम करना चाहिए। तो इस तरह के काम आए। ये मेडिसिन 2 था जो डेटाबेस पे को ध्यान में रखते हुए कहाँ क्या चीज है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाए। यहाँ पे भी मेडिकल की वायरलिटी था। 2000 के आसपास जब जीनोमिक्स का रेवोल्यूशन है, यानी कि वो जो जेनेटिक कोड मैं कहता हूं, जो डिसाइड करता कब क्या होना है, जब पहली बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको पढ़ा गया है, ह्यूमन जीनोम डिकोड हुआ, यानी कि हमारे 23 क्रोमोसोम पेयर्स थे, उसको डीएनए को पढ़ा गया। उसको पढ़ने के बाद लोगों को लगा कि अगर मेरे को जीन्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो जीन्स को मैं उसके अंदर क्या कमी है, खराबी है, वो आइडेंटिफाई कर लूंगा और हर आदमी को उसके टेलर्ड जो है मेडिसिन में प्रोवाइड करा सकूं। आयुर्वेद में यही होता है। वैद्यराज जी जो है 2 लोगों को एक ही दवाई देंगे बट अलग अलग मात्रा कर देंगे, चेंज कर देंगे, कॉम्बिनेशन अलग अलग देंगे। तो इसको हमने कहा प्रिसिजन मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड मेडिकेयर। ये हमने इसको कहा, चूंकि ये जीनोमिक्स बेस्ड था और हम उस डेटा को इंप्लीमेंट करते हुए इसको ला रहे थे, तो इसको इन्होंने नाम दिया मेडिसिन 3। बट इसका बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ। कारण ये था कि डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। तब आज से 20 साल 25 साल पहले तो बहुत ही महंगी थी। अब तो धीरे धीरे नई और एडवांसमेंट है तो थोड़ी सस्ती हुई।
दूसरा इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपने डीएनए तो पढ़ लिया, जीन की इंफॉर्मेशन मिल गई, बट बिना साइंटिफिक इनपुट के उसका अर्थ निकालना मुश्किल है। मेडिकल प्रोफेशनल में आप मेडिसिन की इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, उसमें एक अलग से एक पूरी लाइन है जो जीनोमिक्स को फंक्शन से जोड़ती है, डीएनए को फंक्शन से जोड़ती है, और उस फंक्शंस का इम्प्लीकेशन क्या है। बीमारियां तो कई तरह की होती हैं, इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, अंदर से भी आ रही हैं, कुछ हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड भी हैं, कुछ हमारी जेनेटिक्स की तरह। तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस को चलते हुए मेडिकल प्रोफेशनल्स को इसकी ट्रेनिंग नहीं थी, तो ये बहुत लार्ज स्केल तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। अभी आपने देखा चैट जीपीटी का युग है, मीडिया का युग है, इंटरनेट ने हमारे इंफॉर्मेशन को हर लेवल तक उतार दिया है, एक आम आदमी के पास भी इंफॉर्मेशन। अब इतना सारा जब डेटा जनरेट हो रहा है, साइंटिस्ट उस डेटा को मतलब डेली हम जैसे कह रहे हैं ना कि हम घड़ी पहन रहे हैं तो घड़ी भी आपका हार्ट बीट ले रही है, कितने स्टेप्स चल रहे, तो इतना सारा डेटा जनरेट, तो सारा डेटा का इंटीग्रेशन करते हुए हम एक एनालिसिस कर सकते हैं, और उस एनालिसिस को मेडिकल से जोड़ के अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो शायद जो हमने पर्सनलाइज मेडिकेशन की बात कही थी तो प्रीवियस एरा में मेडिसिन 3 में, वो शायद इम्प्लीमेंट हो सके। तो उसको आज की तारीख में एक एक्रोनिम की तरह, या जिसको मैं कह सकते हैं मेटाफोर की तरह यूज कर रहे हैं कि मेडिसिन 4 का एरा है, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन हेल्थ में होगा, जहां पे साइंटिफिक डेटा का इंटीग्रेशन होगा, जहां पे साइंटिस्ट के एनालिसिस को मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और अभी तो वर्तमान में भारत में जो है नेशनल हेल्थ स्टैक जो डेवलप हो रहा है, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की बात करें, आधार कार्ड से लिंक कर दिया, तो हर एक आदमी का जो डायग्नोस्टिक्स मैंने जांच कराई, मेरा डेटा रिकॉर्ड में बन गया, वो रिकॉर्ड रेगुलरली अपडेट होता रहेगा। वो रिसर्चर्स उस डेटा को यूज करके कोई उसमें से कोई मॉडल निकाल सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल उसको ट्रीटमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है। जो लॉन्जेविटी का अगला कदम है कि अगर आपने प्रिडिक्ट कर लिया तो आप बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर सकते। तो ये मेडिसिन 4 का है कॉन्सेप्ट, और वो भी लॉन्जेविटी के साथ में इस तरह से जुड़ता है। मेडिसिन 4 की जब बात करते हैं तो अभी भारत में बहुत ज्यादा काम जीनोमिक्स के ऊपर हो रहा है, और पूरे देश से करीब 10,000 लोगों का जो है जीनोम, मतलब उनका सैंपल लेके उसका डीएनए डिकोड किया गया है। और ये सारा डेटा हमारे देश में एक बड़ा डेटा सेंटर बायोलॉजिकल डेटा के लिए बना है, यहाँ पे फरीदाबाद में ही इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उसको रखा गया है, उसको इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहते हैं, वो मैनेज करता है। तो वो 10,000 लोगों का जो डीएनए डिकोड करके रखा गया है, ये मुझे लगता है कि पर्सनलाइज मेडिसिन में इंडियन जो जीनोमिक प्रिंट है उसको ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट करने में सहायक होगा। एक तो हमें यहाँ की जेनेटिक्स पता चलेगी, यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल के साथ में ये जीन कैसे जाते हैं वो पता चलेगा, प्लस हम बीमार होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे बिहेव करता है। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, भारत एक ट्रॉपिकल देश है, तो हमारा बिहेवियर भी एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा सा डिफर करता है। तो अभी प्रधानमंत्री ने ये जो जीनोमिक्स का डेटा था, ये इसका लोकार्पण किया है, और अब ये पब्लिकली अवेलेबल भी होगा। रिसर्चर्स उसको यूज करके रिसर्च कर सकते हैं और लॉन्जेविटी के लिए नए रास्ते निकाल सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये भी मेडिसिन 4 का एक अभिन्न अंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आखिरी में आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न लेना चाहूंगा जी। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो लॉन्जिविटी रूटीन, या आप अपने लिए क्या करते हैं लॉन्जिविटी को ध्यान में रखते हो? देखिए, मैंने बताया ना कि वो जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो हमारा सेट है। दूसरा, मैं 6 घंटे की पूरी नींद मेरे को लेनी होती, वो मैं लेता हूँ। बीच बीच में मेरे पावर नैप्स का भी शेड्यूल होता है, तो शरीर रिलैक्स रहना चाहिए, माइंड रिलैक्स रहना चाहिए। पहला तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा है कि मैंने अपनी पूरी डेली एक्टिविटी को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ मैं, अपने काम को देखना, रीडिंग करने का टाइम जो मिलता है, प्लस अब मैं एक साइंटिस्ट टर्न्ड एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मुझे मार्केट के हिसाब से भी अपडेट होना पड़ता है, मैं उसको भी मैनेज करता हूँ। मेरे जॉगिंग शेड्यूल्स हैं, रोज नहीं करता हूँ बट ऑल्टरनेट डेज में मेरा वो रहता है। रोज कितने कदम चलना है वो मैं 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर जो है वो कहीं किसी फॉर्म में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। प्राणायाम और योग मेरा डेली होता है, भले मैं 15 मिनट करूँ। और इसमें मेरा जो ध्यान जो पूजा के समय में बैठता हूँ तो ध्यान करता हूँ, तो
वो भी करीब 45 मिनट का वो शेड्यूल है। लाइफस्टाइल में मैं खान पीन का ध्यान रखता हूँ कि एक तो वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए बहुत सारी अनर्गल चीजें नहीं खाता हूँ। खाने का भी शेड्यूल है कि भाई मैंने एक बार सुबह खा लिया और एक बार शाम को खाता हूँ, दिन में हल्का फुल्का कुछ खाया। तो ये नहीं कि भाई पूरा दिन ही हम कुछ खाए जा रहे हैं। तो लॉन्जेविटी में आजकल ये भी आया है, या हेल्दी रहने के लिए लोग कहते थे इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूरी है। हमारे यहाँ तो व्रत और वो सारे हमारे पूरे सनातन के कैलेंडर में रहता है उसका समावेश। तो वो मैं ध्यान रखता हूँ कि भाई समय समय पे जैसे व्रत रख लिया तो फास्टिंग हो गई। तो ये सारे मिला जुला के कॉन्सेप्ट जो है वो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि लॉन्जेविटी प्रदान करेंगे, और केमिकल्स या कॉस्मेटिक्स या उसको मिनिमाइज करके अपने उसमें चलने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, आपने सुना और आप समझे होंगे कि ये जो लॉन्जिविटी का कॉन्सेप्ट है, खुश रहने का कॉन्सेप्ट है, इसमें डॉक्टर साहब ने बताया, उन्होंने जो चीज़ें बताई प्लस एज वेल एज अपने एक्सपीरियंस जो वो खुद करते हैं इसमें वो भी बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से अपने जीवन में कुछ निकाल लेंगे और उसको अपना के जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।